हेलो विद्यार्थी, कैसे हो। आपकी पिछली क्लास में आपका जो पाठ नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, इसकी पिछली क्लास में मैंने आपको एक टॉपिक प्रारंभ किया था कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। ये टॉपिक मैंने आपको शुरुआत किया था कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, और मैंने आपसे कहा था कि पदार्थ जो होते हैं वो अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। सामान्यतः पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। नंबर 1 ठोस अवस्था, नंबर 2 द्रव अवस्था, और नंबर 3 गैस अवस्था। इसके अलावा 2 अवस्थाएं और होती हैं, यानी प्लाज्मा और बीईसी। बीईसी यानी बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। आई बात समझ में? इस तरह कहने को कह देते हैं भाई पदार्थ की 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं, लेकिन सामान्यतः जो पदार्थ होता है वो कितनी अवस्थाओं में होता है? 3 अवस्थाओं में होता है। कितनी अवस्था में होता है? ठोस, द्रव और गैस। और इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि जल जो होता है, जल H2O, जल यानी जल का अणुसूत्र क्या होता है? H2O। जल तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। जल जो होता है वो तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, द्रव अवस्था में भी पाया जाता है, और गैस अवस्था में भी पाया जाता है। और हमारा टॉपिक था कि क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकते हैं। क्या जो पदार्थ होते हैं वो अपनी अवस्थाओं को बदल सकते हैं। और मैंने आपसे कह दिया था कि जो पदार्थ होते हैं यानी बड़ी आसानी से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। तो उसका एक उदाहरण देकर मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखिए, आपके बोर्ड पर एक चित्र बना हुआ है, तो सुनिए क्या प्रयोग है कि भाई एक बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं? बीकर। देखो ये बीकर ले लिया। क्या लेते हैं? बीकर। और बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा, जो बर्फ है, क्या है? बर्फ। बर्फ का टुकड़ा क्या करते हैं? डालते हैं, यानी 150 ग्राम का एक बर्फ का क्या लेते हैं? टुकड़ा लेते हैं, और उस टुकड़े को हम उस बीकर के अंदर क्या कर देते हैं? डाल देते हैं। आई बात समझ में? तो एक बात ध्यान रखना, बर्फ कौन सी अवस्था में होती है? बर्फ ठोस अवस्था में होती है। मैंने बताया ठोस अवस्था किसे कहते हैं कि जिसका आकार एवं आकृति दोनों कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं, और जिसमें संपीड़ितता कैसे होती है? नगण्य होती है। क्या बर्फ के टुकड़े को आप हाथों से दबा सकते हैं? उसको कंप्रेस कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। तो इसलिए जो ठोस अवस्था है, यानी बर्फ का टुकड़ा कौन सी अवस्था हो गई? ठोस अवस्था हो गई, क्योंकि उसमें ठोस के गुण मौजूद हैं, यानी ठोस अवस्था के क्या में गुण मौजूद हैं। तो सुनिए प्रयोग को। क्रियाकलाप क्या है कि एक बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं? बीकर। और बीकर में मध्यम आकार का, कैसा ही? मध्यम आकार का, यानी लगभग 150 ग्राम का क्या लेते हैं? बर्फ का टुकड़ा लेते हैं, और चित्रानुसार यानी चित्र के अनुसार उसमें क्या लगा देते हैं? यानी बीकर में एक थर्मामीटर रख देते हैं, या एक थर्मामीटर रख देते हैं। किसके लिए? तापमान नोट करने के लिए। किसके लिए? तापमान नोट करने के लिए। आई बात समझ में? थर्मामीटर जो होता है तापमान नोट करता है, यानी तापमान जो होता है तापमान को मापने का कार्य करता है कि भाई कितना तापमान है। और इस थर्मामीटर के अंदर जो मरकरी यानी पारा, Hg, क्या होता है इसका प्रति माप? पारा का, मरकरी का क्या होता है? Hg। मरकरी भरा हुआ होता है, पारा भरा हुआ होता है। और तापमान, थर्मामीटर जो होता है ये तापमान मापने के काम में आता है। तो सुनिए प्रयोग को। एक बीकर लिया, और बीकर में मध्यम आकार का एक बर्फ का क्या ले लिया? टुकड़ा ले लिया, और चित्र के अनुसार उसमें एक क्या कर दिया? एक प्रयोगशाला थर्मामीटर इस प्रकार रखते हैं कि इसका जो बल्ब है, यानी इसका जो आगे का हिस्सा है, बल्ब है, वो बर्फ के टुकड़े को क्या करता रहे? स्पर्श करता रहे। बर्फ के टुकड़े को क्या करता रहे? छूता रहे, यानी उसको स्पर्श करता रहे, उसको छूता रहे। इस प्रकार एक थर्मामीटर इस बीकर के अंदर हम व्यवस्थित कर देते हैं। 3 चीजें हो गई अब तक।
क्या लिया, नंबर 1 बीकर लिया, नंबर दूसरा क्या लिया, बर्फ का टुकड़ा लिया, कितने ग्राम का, 150 ग्राम का, यानी मध्यम आकार का। बर्फ कौन सी अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में। कौन सी अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में। और एक हमने क्या ले लिया, थर्मामीटर ले लिया, जिसका कि आगे का सिरा जो उसका बल्ब है वो बर्फ के टुकड़े को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। आई बात समझ, ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं। और क्या करते हैं, अब तापमान इसका क्या करते हैं, अब इसको और स्टैंड पर क्या कर देते हैं, इसको लगा देते हैं। और इसके अलावा यानी जो बीकर है उस बीकर के नीचे यानी एक बर्नल लेकर और उसको हम क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। यानी बर्नल की सहायता से उस बर्फ के टुकड़े को क्या दे रहे हैं, हम ऊष्मा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, उस बर्फ के टुकड़े को ऊष्मा दे रहे हैं। और थर्मामीटर से उसका तापमान हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, आप क्या देखते हैं कि कुछ समय बाद यानी कुछ समय बाद जो क्या होती है, बर्फ होती है, यानी क्या होती है, बर्फ होती है, वो धीरे धीरे क्या होती है, पिघलना प्रारंभ कर देती है। यानी तापमान नोट करके और बर्फ को हम क्या करते हैं, गर्म करना जब शुरू करते हैं तो उसके जल बनने तक का क्या करते हैं, हम तापमान को क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। और इस प्रकार जल से बर्फ से जल बनने तक के तापमान को हम क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। आई बात समझ में, दोबारा समझो। क्या लिया हमने, एक बीकर लिया, बीकर में क्या रखा हमने, बर्फ का टुकड़ा, एक मध्यम आकार का, जिसका यानी वजन कितना है, लगभग 150 ग्राम का लिया, एक मध्यम आकार का। और उस बीकर के अंदर हमने तापमान मापने के लिए क्या लगा दिया, एक थर्मामीटर लगा दिया। अब बर्नल की सहायता से उस बर्फ के टुकड़े को हम क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं और उसका तापमान नोट कर लेते हैं। और धीरे धीरे जो बर्फ का जो टुकड़ा है ठोस अवस्था से कौन सी अवस्था में आ जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। कौन सी अवस्था में आ जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है, यानी जल में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रारंभिक और अंतिम, प्रारंभिक कौन सा तापमान था कि बर्फ, जब बर्फ थी उस समय का तापमान, और जो जल कितने तापमान पर वो जल में परिवर्तित हुआ है उस तापमान को हम नोट कर लेते हैं, उस तापमान को अंकित कर लेते हैं। आई बात समझ में। तो अपना टॉपिक क्या चल रहा है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को परिवर्तित करते हैं। तो आपने देखा कि क्या करते हैं, परिवर्तित करते नहीं करते हैं। यानी बर्फ जो है कौन सी अवस्था में थी, ठोस अवस्था में। कौन सी अवस्था में थी, ठोस अवस्था में। और कौन सी अवस्था में परिवर्तित हो गई, वो द्रव अवस्था में, यानी जल में परिवर्तित हो गई। तो पदार्थ अपनी अवस्था को क्या करते हैं, बदलते हैं। लेकिन अवस्था को बदलते कब है, तापमान के परिवर्तन के कारण। क्योंकि पदार्थ जब अपनी अवस्था को बदलते हैं तो उनको तापमान का क्या पड़ता है, उन पर प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है, उनका तापमान पर प्रभाव पड़ता है। आई बात समझ में। तो एक क्रियाकलाप तो अपना ये हो गया। दूसरा प्रयोग सुनिए उसी में, कि जैसे ये बर्फ का टुकड़ा जो था किस में बदल गया, जल में बदल गया। किस में बदल गया, जल में बदल गया। आई बात समझ में। और जल में जैसे ही बदल गया ये, इसको हम पुनः क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और इसे जब तक हम गर्म करते हैं जब तक ये क्या होता है, उबलने ना लग जाए। आई बात समझ में। सुनिए कि जो पहले कौन सी अवस्था थी, बर्फ कौन सी अवस्था होती है, ठोस अवस्था होती है। क्योंकि बर्फ में ठोस के गुण पाए जाते हैं, ठोस की विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे इनका आकार है, आकृति है वो निश्चित होती है, संपीड़िता जो होती है वो कैसे होती है, नगण्य होती है। इसके अलावा इसमें विसरण भी कैसा होता है, बहुत कम पाया जाता है। सांद्रता भी कैसी होती है, इनकी कम होती है। तो ये क्या हो गई, इसमें ठोस अवस्था के क्या हो गए, गुण हो गए। अब जो बर्फ है किस में बदल गई, बर्फ बदल गई अपने किस में, जल में। किस में बदल गई, जल में। तो जल कौन सी अवस्था में आ गया, द्रव अवस्था में आ गया। अगले प्रयोग में मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ही बर्फ जल अवस्था में बदली उसका तापमान हमने क्या कर लिया, अंकित कर लिया। अब पुनः इस जल को हम क्या करते हैं, पुनः गर्म करते हैं। पुनः क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और इसको हम तब तक गर्म करते हैं जब तक कि जल क्या नहीं कर दे, उबलना प्रारंभ ना हो जाए, यानी जब तक जल उबलने ना लग जाए। और अब ताप को पुनः नोट कर लेते हैं। इस प्रकार से जल वाष्प बनने
तक के तापमान के परिवर्तन को हम क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए बर्फ किस में बदल गई, जल में, और जल किस में बदल गया, गैस अवस्था में। आई बात समझ में, कौन सी अवस्था में बदल गया, गैस अवस्था में, क्योंकि उसको हमने जल को गर्म किया है, गर्म किया है तो किस में बदल गया, वो भाप में या वाष्प में। और भाप जो या वाष्प जो होती है कौन सी अवस्था होती है, गैस अवस्था। कौन सी होती है, गैस अवस्था। और तीनों स्टेजों में इनके तापमान को हम नोट कर लेते हैं। तो प्रश्न था, अपना टॉपिक था कि क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकते हैं, तो उसका उत्तर क्या आया, हाँ, कि पदार्थ जो होते हैं वो अपनी अवस्थाओं को बदल सकते हैं। क्या हो सकते हैं, अवस्थाओं को बदल सकते हैं, लेकिन इस पर तापमान का, दाब का प्रभाव पड़ता है। और मैं आपको बता रहा हूं तापमान का प्रभाव कौन सा चल रहा है, तापमान परिवर्तन का प्रभाव के बारे में आपको समझा रहा हूं, यानी तापमान परिवर्तन का प्रभाव। आई बात समझ में, क्योंकि जल जो होता है ना तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। एक ऐसा सार्वत्रिक विलायक होता है जल, जो जल तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। एक ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, एक गैस अवस्था में भी पाया जाता है, और एक द्रव अवस्था में भी पाया जाता है। जब बर्फ के रूप में होता है तो कौन सी अवस्था होती है, ठोस अवस्था। और जब ये जल के रूप में होता है तो, या द्रव के रूप जल होता है तो कौन से रूप में होता है, द्रव अवस्था में। और जब ये गैस यानी भाप में बदल जाता है तो कौन सी अवस्था में होता है, गैस अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है, गैस अवस्था में होता है। आई बात समझ में। अब ध्यान देना, समझना कि ठोस पदार्थ का जब हम ताप बढ़ाते हैं, समझना मेरी बात को, कि जैसे जैसे हम ठोस अवस्था है या ठोस पदार्थ उसका हम क्या करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो उसके कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो भी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। आ रही बात समझ में, कि भाई ठोस अवस्था है, और ठोस अवस्था को, यानी बर्फ का टुकड़ा क्या था, ठोस अवस्था थी। कौन सी अवस्था थी, ठोस अवस्था। और इसके हम ताप को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और जैसे जैसे इसके ताप को बढ़ाते हैं, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था के ताप को बढ़ाते हैं, तो ठोस पदार्थ का जो ताप जैसे ही बढ़ता है तो उसके कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो भी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। और वे तेजी से क्या होते हैं, कंपन करते हुए, क्या करते हैं, वो तेजी से क्या करते हैं, कंपन करते हैं, और कंपन करते हुए गति करने लग जाते हैं, और पदार्थ जो होता है वो द्रव अवस्था में बदल जाता है। ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, कि भाई ठोस अवस्था है, और ठोस अवस्था को हमने क्या किया, गर्म किया। गर्म किया तो ठोस अवस्था के जो पदार्थ के जो क्या है, कण हैं, वो ताप बढ़ाने पर उन कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जैसे ही गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो वो तेजी से क्या करने लग जाते हैं, कण कंपन करने लग जाते हैं, और कंपन करते हुए स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं। और जैसे वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं तो वे ठोस अवस्था से कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। आई बात समझ में, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। और जैसे वे द्रव अवस्था में बदल जाते हैं तो इस बिंदु को हम क्या कह देते हैं, उसे गलनांक बिंदु के नाम से जानते हैं। यानी कौन से बिंदु के नाम जानते हैं, गलनांक बिंदु के नाम से जानते हैं। तो गलनांक बिंदु क्या होता है, समझना, कि वह न्यूनतम ताप, यानी वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं, उसका गलनांक बिंदु कहते हैं। यानी गलनांक बिंदु किसे कहते हैं, यानी वह बिंदु, यानी वह बिंदु या वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ और द्रव अवस्था में क्या हो जाता है, बदल जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, गलनांक के नाम से जानते हैं। गलनांक नाम से इस पर हो रहा है गलना, गलनांक, गलना। तो ठोस अवस्था, बर्फ कौन सी अवस्था में थी, ठोस अवस्था में थी। भाई प्रयोग हमने क्या किया, बीकर लिया, उसमें बर्फ का ही मध्यम आकार का टुकड़ा लिया, तापमान नोट करने के लिए उस बीकर के अंदर हमने क्या रख दिया, थर्मामीटर रख दिया, और वर्नल की सहायता से धीरे धीरे उसको हमने क्या किया, गर्म किया। तो हम देखते हैं ताप के प्रभाव से जो ठोस अवस्था होती है वो द्रव अवस्था में बदल जाती है, यानी धीरे धीरे बर्फ जो है वो जल में परिवर्तित हो जाती है। आई बात समझ में। अब वो जल में जब परिवर्तित हुई है तो ये बिंदु कौन सा हो गया, उसका गलनांक बिंदु हो गया। कौन सा बिंदु हो गया, गलनांक बिंदु हो गया। क्यों, बर्फ गल के
गलनांक, गलना, बर्फ जो गल के कौन सी अवस्था में आ गई, वो अपनी द्रव अवस्था में आ गई, क्योंकि जल जो होता है वो द्रव अवस्था में ही होता है, क्योंकि द्रव अवस्था की विशेषताएं होती हैं कि भाई द्रव का जो आकार होता है वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है, और आयतन वो होता है कैसा होता है, निश्चित होता है, क्योंकि जल को आप जिस पात्र में रखते हैं उसी पात्र का वो आकार ग्रहण कर लेता है, यानी जिस पात्र में आप उसको रखते हैं ना, द्रव यानी द्रव जो होता है इनका आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है, और उस पात्र का ही आकार ले लेते हैं जिसमें इनको क्या होता है, रखा जाता है। आई बात समझ में। इसके अलावा इनमें बहने का गुण पाया जाता है। बहने का गुण क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये दृढ़ नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं, दृढ़ नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, तरल होते हैं। कैसे होते हैं, तरल। तो इनकी क्या हो गई, द्रव अवस्था की विशेषताएं हो गई। आई बात समझ में। तो ध्यान रखना, गलनांक बिंदु किसे कहते हैं, बात चल रही थी गलनांक बिंदु किसे कहते हैं, तो आप ध्यान रखना, गौर देना, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है उसे हम गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे गलनांक कहते हैं। और बर्फ का जो गलनांक होता है ना, वो होता है 273.15 केल्विन। कितना होता है बर्फ का गलनांक, 273.15 केल्विन। आई बात समझ। केल्विन जो होती है तापमान क्या होती है, इकाई है। केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये इसकी क्या होती है, तापमान क्या होती है, इकाई है। केल्विन 273.15 केल्विन होता है क्या, ये गलनांक बिंदु, यानी बर्फ का गलनांक बिंदु कितना है, 273.15 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस। अगर इसे सेल्सियस में बदल दें तो क्या करते हैं, 273 इसमें से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ध्यान देना, तापमान की जो माप केल्विन से जो उसे सेल्सियस में बदलते हैं ना, केल्विन से किसमें, सेल्सियस में, तो क्या करते हैं 273 उसमें से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। और यदि सेल्सियस है, कोई तापमान सेल्सियस में दे रखा है और सेल्सियस को अगर हम केल्विन में बदलें तो 273 उस तापमान में क्या कर देते हैं, 273 हम जोड़ देते हैं। आई बात समझ में। ध्यान देना, समझना, केल्विन के और सेल्सियस को सी से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब माना कोई तापमान है वो सेल्सियस में दे रखा है, माना सेल्सियस में दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, और वो प्रश्न आपसे कर दे कि भाई 20 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन में बदलिए, तो क्या करेंगे, 273 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और माना तापमान दे रखा है आपको, माना 293 दे रखा है, 293 केल्विन दे रखा है, और वो आपसे प्रश्न करे कि इसको सेल्सियस में बदल दिए। केल्विन को जब सेल्सियस में बदलते हैं तो 273 इसमें से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। वैसे एक्चुअल वैल्यू इसकी 273.15 केल्विन होती है, जिसको हम 0 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। यानी 273.15 जो केल्विन होता है ना, वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। आई बात समझ में। तो गलनांक, बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है, 273.15 केल्विन होता है। आई बात समझ में। क्योंकि सुविधा के लिए इसको हम पूर्णांक मान लेते हैं, और पूर्णांक कितना मान लेते हैं, इसको 273 ही मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं इसको, 273, क्योंकि तापमान की जो अंतरराष्ट्रीय जो मात्रक है इसका, एसआई जो मात्रक है वो क्या होता है, केल्विन होता है, और केल्विन को हम के से प्रेजेंट करते हैं। यानी तापमान जो होता है इसका जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक है एसआई पद्धति में, वो क्या होता है, केल्विन होता है। और बर्फ जो होता है इसका जो गलनांक बिंदु होता है वो कितना होता है, 273.15 केल्विन। अब दो बातें आप एक्स्ट्रा ध्यान रखना कि भाई केल्विन से सेल्सियस में बदलेंगे तब क्या करना है, और अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तब क्या करना है। अगर सेल्सियस में दे रखा है और केल्विन में बदलना है तो क्या करेंगे, 273 उसमें जोड़ देंगे। आई बात समझ। और अगर केल्विन में दे रखा है और सेल्सियस में निकालना है तो 273 उसमें से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। आई बात समझ में। तो आपका टॉपिक था प्रिय छात्र छात्राओं, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं, तो तुम्हारा उत्तर होना चाहिए कि पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं, और इस बदलने में तापमान का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है, तापमान का। आई बात समझ में।
और नेक्स्ट इसमें जो अगला टॉपिक है वो दाब का परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में नेक्स्ट अगली क्लास में आपको समझाएंगे। तो इसको आप अपनी जो रफ कॉपी है उसमें इस डायग्राम को नोट कर लेना। प्रश्न में इसका बाद में आपको लिखाऊंगा उत्तर, तब आप फिर कॉपी में इसको नोट कर लेना। थैंक्स, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट अगली क्लास में। ओके।